जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के खागुंड वेरीनाग इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में एक OGW का सुराग लगाने की गर्ज से मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। इस दौरान वहां पर मौजूद एक मिलिटेंट ने फोर्सेस पर फायरिंग की और फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई के दौरान मज़कूरा मिलिटेंट मारा गया। फोर्सेस ने जाए वारदात से एक पिस्तौल और ग्रेनेड बरामद किया है। बांदीपुरा के कुंड जहांगीर हाजन इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया। मिलिटेंट की शिनाख्त लश्कर तैयबा से वाबस्ता इम्तियाज अहमद डार के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मारा गया मिलिटेंट चंद रोज पहले शाहगुंड में मारे गए मोहम्मद शफी लो नामी सूमो ड्राइवर की हलाकत में मुलव्वस था। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी था। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पुलिस ने कल ही शाहगुंड हाजन में सूमो ड्राइवर की हलाकत में मुलव्वस 4 OGW गिरफ्तार किए थे। उधर अनंतनाग जिले के खागुंड वेरीनाग इलाके में भी आज सुबह हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया, जबकि इस एनकाउंटर के दौरान एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया है। मारे गए मिलिटेंट से कुछ असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे सईद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद, एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं। और उस एनकाउंटर में एक मुकामी मिलिटेंट मारा गया है, इम्तियाज अहमद डार। जी, जो एनकाउंटर है इसकी अहमियत बढ़ गई है क्योंकि पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर में जो मिलिटेंट मारा गया था वो हाल ही में इलाके में मारे गए एक सोमो ड्राइवर की हलाकत में मुलव्वस था। पुलिस का ये भी कहना है कि इस हलाकत में जो और से लोग मुलव्वस थे वो भी किया बाबत से उनको कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था और आज सुबह पुलिस ने उस मिलिटेंट को मार गिरा है जो कि इस सिविल हलाकत में मुलव्वस था। पुलिस के मुताबिक मारे गए मिलिटेंट से कुछ असला और गोलाबारूद भी जब्त किया गया है। जो इलाके में सर्च ऑपरेशन था वो खत्म हो गया है और ये जो एनकाउंटर ये इख्तिताम को पहुंच गया है। मुनज़्ज़र इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? साथ ही साथ अगर दोनों जगहों की बात हम करें तो क्या मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज जारी हैं? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, इनका ये जो एनकाउंटर है वो पूरा तरीके से इख्तिताम हो गया। इलाके में जो सूरत हाल है वो काबू पर आ गई है। मोबाइल या इंटरनेट जो है वो मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है। जी मुनज़्ज़ा। सईद, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर सान्हे के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड वाली अर्जी पर आज समाअत होगी। यूपी पुलिस की SIT ने हफ्ते के रोज मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को होने वाले सान्हे के सिलसिले में तकरीबन 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था और आशीष के पुलिस रिमांड के लिए दरख्वास्त दी गई थी और अदालत ने इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए 11 अक्टूबर यानी आज की तारीख मुकर्रर की थी। इससे कबल आशीष मिश्रा का तिबी मुआयना हफ्ते की देर रात किया गया था और आधी रात के बाद उन्हें चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आशीष को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट जेल भेज दिया था। याद रहे कि लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में गुज़िश्ता इतवार के रोज सान्हे में 8 अफराद की हलाकत हुई थी। आशीष मिश्रा पर पुरअमन एहतजाज कर रहे किसानों पर गाड़ियों से कुचलने का इल्जाम है। हमारे नुमाइंदे राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, समाअत के हवाले से अपडेट बताएं। देखिए, बीते 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकोनिया में हुई हिंसा के दौरान 4 किसानों और एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी और इस दौरान जो आरोप था वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर था कि उन्होंने अपनी थार गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी जो कि उस समय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में 4 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, जिसको चलते पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें बीते शनिवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, क्योंकि वो जो SIT टीम उनसे पूछताछ कर रही थी उसको वो लगातार गुमराह करने
करने की कोशिश कर रहे थे और इसी के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान जो रिमांड मजिस्ट्रेट थी उन्होंने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर जेल भेजा था, लेकिन इस दौरान एसआईटी ने उनके 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की भी अर्जी दाखिल कर दी थी। इस दौरान जी एसआईटी ने कोर्ट के सामने ये तर्क रखा था कि क्योंकि आशीष मिश्रा लगातार पुलिस के अधिकारियों को गुमराह कर रहा है, वो घटना से जुड़े कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनका जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे में उन तमाम सवालों के जवाब के लिए उन्हें 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड चाहिए, जिस पर आज आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं लखीमपुर के उसी दीवानी एवं सत्र न्यायालय में खड़ा हूं, जहां करीब 12 बजे सीजीएम चिंताराम की कोर्ट में उस आशीष मिश्रा की रिमांड अर्जी पर सुनवाई होगी, जिसके मद्देनजर आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हालांकि इस दौरान आशीष मिश्रा जो है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा जा सकता है। इस दौरान जहां एसआईटी ये अपना पक्ष रखेगी कि उसके पास कई ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जिसके आधार पर न सिर्फ आशीष मिश्रा उस दिन घटना के वक्त पर मौजूद था, बल्कि उसकी थार गाड़ी में जो कारतूस बरामद थी वो भी उसकी लाइसेंसी राइफल की कारतूसें हैं, जिसके आधार पर एसआईटी ये कोशिश करेगी कि उनको रिमांड पर लिया जाए ताकि इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये घटना कैसे हुई और इनमें कौन कौन लोग शामिल हुए थे। जबकि जो दूसरा पक्ष है, जो आशीष पक्ष मिश्रा का पक्ष है, उनके वकील इस पुलिस कस्टडी रिमांड का विरोध करेंगे और वो ये कहेंगे कि जब एसआईटी 12 घंटे की लंबी पूछताछ कर चुकी है तो अब आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड की जरूरत क्या है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कोर्ट एसआईटी के तर्क से अगर संतुष्ट होती है तो ये माना जा रहा है कि एसआईटी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट द्वारा दी जा सकती है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि कोर्ट जब अभी 12 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगी तो आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड पर जो फैसला होगा वो करीब 1 बजे के करीब आएगा। बिल्कुल राजीव, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। 12 बजे आशीष मिश्रा की कस्टडी के हवाले से समाप्त होगी और 1 बजे के करीब तक फैसला आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी लखीमपुर खीरी सान्हे के खिलाफ आज महाराष्ट्र बंद की कॉल दी है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र बंद का असर देखने को मिल रहा है। वाज़ेह हो कि शिवसेना के राज्यसभा के रुकन संजय राउत ने हफ्ते के रोज कहा था कि उनकी पार्टी बंद में पूरी कुव्वत के साथ शिरकत करेगी, जबकि एनसीपी और कांग्रेस ने भी बंद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही है। लखीमपुर खीरी वाकये के खिलाफ आज महाराष्ट्र में बंद मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में बंद के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तमाम इत्तेहादी जमातें बंद में शामिल हैं। इत्तेहादी जमातों के लीडरों ने लखीमपुर खीरी वाकये पर अफसोस का इजहार किया है। बंद ये 100% रहने वाला है। लोगों की जो भावना है लखीमपुर खीरी की घटना के बारे में, जो 9 किसान जिनकी जान ली गई, वो भी एक केंद्रीय मंत्री का बेटा, यानी एक मस्ती का प्रतीक है। किसानों पे अन्याय का ये प्रतीक है और उसका निषेध की भावना व्यक्त करने के लिए जो बंद रखा है उसमें आम जनता भी शामिल हो गई है और हमारे यहाँ ये बंद पूरी तरह से सफल होने वाला है। लखीमपुर वाकये के खिलाफ महाराष्ट्र में पुरअमन तरीके से बंद मनाया जा रहा है। मुंबई के हतात्मा चौक पर एनसीपी लीडर नवाब मलिक की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। नवाब मलिक ने लखीमपुर वाकये पर तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी वजीर अजय मिश्रा से इस्तीफे का मुतालबा किया है। लखीमपुर खीरी के निर्मम हत्याकांड के खिलाफ महाविकास अघाड़ी के तीनों पार्टियों ने बंद का ऐलान किया था और राजनीतिक दल जो लेफ्ट के हैं, सीपीआई, सीपीएम, शेतकरी कामगार पक्ष, इन्होंने भी समर्थन दिया। व्यापारी संगठनों ने समर्थन दिया है, ट्रेड यूनियन ने समर्थन दिया है
और पूरी तरह महाराष्ट्र में शांतिपूर्वक ढंग से बंद ये कामयाब हो रहा है। कुछ बीजेपी के लोग विरोध करते होंगे, मनसे के लोग विरोध करते होंगे, लेकिन हमारी मांग पर, हमारी आवाज़ पर जनता ने इसको बड़े पैमाने पे समर्थन दिया है। ये गिरफ्तारी, मुकदमा दर्ज करना ये दबाव के कारण हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जो गृह राज्य मंत्री है, इन्होंने लोगों को भड़काया, उसके वीडियो सामने आए हैं। अगर कोई केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पे है, उनके लड़के पे मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी किस तरह से हुई लोगों ने देखा है, उनके पद पे रहते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हो सकती। हम मांग करते हैं कि उन्हें तत्काल रूप से राजीनामा दे देना चाहिए। अगर वे राजीनामा नहीं देते तो उन्हें बर्खास्त करें, हम मांग करते हैं। चलो। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बंद का असर कैसा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मुंबई और मुंबई से सटे जो इलाके हैं वहाँ पर बंद का असर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मुंबई में परेल, लालबाग, शिवड़ी ऐसे इलाके हैं जो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अभी एक वीडियो जो सामने आया है, थाने इलाके में जो ऑटो चालक थे उनकी पिटाई की जा रही है शिवसेना की तरफ से, और जानबूझ के ये कहा जा रहा है कि तुम बंद कर दो। हालांकि कई ऐसे ट्रैवलर थे जो उनके साथ मौजूद थे, कुछ महिलाएं भी थी, उसके बावजूद भी जो है जबरदस्ती ऑटो चालक को जो है मारा गया। उसके बाद ये कहा गया कि रास्ता बंद कर दो पूरा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए कि धीरे धीरे, जैसे मैंने सुबह कहा था कि जैसे जैसे दिल चढ़ेगा वैसे वैसे धीरे धीरे पूरी महाराष्ट्र, पूरी मुंबई को बंद करने की कोशिश सरकार की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से। लेकिन वही मुंबई पुलिस ने एक ट्वीट करके एक मैसेज दिया है कि पुलिस हर जगह पर सतर्क रहेगी, हर जगह पर तैनात रहेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मुंबई की लाइफलाइन मतलब लोकल होती है, लोकल ट्रेन अपने समय पे चल रही है। बेस्ट बसेस को थोड़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है, 6 से 8 बसेस को तोड़ा गया है, लेकिन बसेस भी अपने समय पे चल रहे हैं। अब जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा तो देखना होगा किस तरह की आपत्ति या किस तरह की विपदा मुंबई और लोगों को झेलना पड़ता है। प्रशांत, क्या जो ट्रेड यूनियंस है और जो ट्रांसपोर्ट यूनियंस है उनकी हिमायत है इस बंद को? देखिए सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके सपोर्ट में सब कोई है, ट्रेड यूनियन भी है, व्यापारी भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं तो मुंबई से थोड़ा सा हट के आप बगल में जाएं, मुंबई के लालबाग, परेल एरिया, दादर, ये सब पूरी तरह से बंद है। हालांकि जो प्रॉफिट मार्केट बोला जाता है मुंबई का सबसे बड़ा हब है, वो भी पूरी तरह से बंद किया गया है। लेकिन थोड़ा सा हट के अगर जाएं तो मुंबई पुलिस और साथ ही साथ बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ एक राजनीति है, उसके चलते ये सब किया जा रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि मुंबई से सटे जो इलाके हैं वहां पर यातायात सुचारू रूप से चल रही है। मुंबई में भी यातायात सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जैसे मैंने थाने के इंसिडेंट बताया वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम तफसीलात के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा की वादी गुरेज में हफ्ता को रवा मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे शुमाली कश्मीर के बेशतर इलाकों में दिन के दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हुई है। वादी गुरेज के बालाई इलाकों बशमूल राजदान टॉप में बर्फबारी का सिलसिला गुज़श्ता रात देर गए शुरू हुआ, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश वक्फे से जारी है। बर्फबारी के बावजूद बांडीपुरा गुरेज रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही। ख्याल रहे कि बांडीपुरा गुरेज रोड शदीद बर्फबारी के बाइस मौसम सरमा के दौरान कम से कम 5 माह तक बंद रहता है। मौसम की पहली बर्फबारी से कश्मीर की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। खास तौर पर सयाहत से जुड़े अफराद के लिए बर्फबारी बाइस रहमत है। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुनीर जुड़ चुके हैं गुलमर्ग से। इस वक्त मुनीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसा मंजर गुलमर्ग में देखने को मिल रहा है मुनीर?
देखिए मुनज़्ज़ा, इस वक्त हम मौजूद है कोंगडोरी में, जो गंडोला का फर्स्ट फेज है, और यहाँ पे कल शाम से ही यहाँ पे बर्फबारी हुई है और आपको दिखाएंगे हम। यहाँ पे तक करीबन 3 इंच के करीब यहाँ बर्फ हुई है, और इससे पहले अफरवट का जो मुकाम है वहाँ पे भी करीबन 3 से 4 इंच जो बर्फ है वो रिकॉर्ड हुई है। और यहाँ पे अगर हम बताएंगे, यहाँ पे काफी धुंध छाया हुआ है और जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और आपको हम तस्वीरों में भी दिखाएंगे इस तरह धुंध छाया हुआ है। और इसमें हम ये खास बात कहेंगे कि जो सयाह यहाँ पे गुलमर्ग में आते हैं वो ज्यादातर बर्फबारी देखने के लिए ही आते हैं, और उनके लिए ये प्लस पॉइंट है कि इस बार यहाँ पे इस रवा मौसम की यहाँ कोंगडोरी में पहली बर्फबारी है, और अफरवट में अगर हम कहेंगे तो वहाँ पे रवा मौसम की दूसरी बर्फबारी है। और सयाह जो बाहर अभी गंडोला जो है, यहाँ पे अभी फर्स्ट फेज द गंडोला फंक्शनल है, और दूसरा जो सेकंड फेज है अभी गंडोला बंद है, क्योंकि धुंध की वजह से। आपको हम तस्वीरों में भी दिखाएंगे, इतना धुंध यहाँ पे छाया हुआ है जिसकी वजह से अभी गंडोला भी बंद है सेकंड फेज। और अभी जो ही धुंध यहाँ पे थोड़ा सा खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये सेकंड फेज जो है वो चालू हो जाएगा। और सयाहों से नीचे, जब गंडोला के नीचे हमने सयाहों से बात की तो उन्होंने उनके जो चेहरे पर मुस्कान थी और वो काफी खुश दिखाई दे रहे थे कि यहाँ पे उनका कहना था कि वो उनकी तमन्ना होती। मुनीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? और यहाँ पे हमारे साथ एक मुकामी जो यहाँ पे है, और ये भी काफी खुश है क्योंकि यहाँ पे सयाह से काफी लोग जुड़े होते हैं और वो ज्यादातर इस पर डिपेंड है। यहाँ पे जब सयाह आते हैं तो इन लोगों में रोजगार में भी इजाफा होता है। यहाँ पे हमारे साथ एक मुकामी है मुद्दसिर साहब। मुद्दसिर साहब, जिस तरीके से यहाँ पे रवा मौसम की बर्फबारी हुई है, तो क्या कहेंगे आप जो यहाँ पे सयाह से जुड़े लोग थे उनके लिए क्या खुशखबरी? क्या कहेंगे आप जो यहाँ पे सयाह से जुड़े लोग थे उनके लिए क्या खुशखबरी है, और सयाहों के लिए भी? जी, अब ये जो बर्फबारी हुई है तो इस वक्त जो है अक्टूबर का महीना चल रहा है, और अक्टूबर के महीने में बर्फबारी होना एक सयाहत के लिए एक प्लस पॉइंट है। और सयाहत से वाबस्ता अगर बात करें, गुलमर्ग में ज़्यादा लोग जो है 20% लोग, 30% लोग जो है वो सियाहत पे ही डिपेंडेंट है, और उनका रोजगार सियाहत से चलता है। तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वो लोग जो सियाहत के साथ वाबस्ता है वो भी खुश नज़र आ रहे हैं, और सयाह जो यहाँ पे आए हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी जानिब देखें तो जो यहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता लोग हैं उनके चेहरों पर कहीं ना कहीं है वो मायूसी दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी धान की फसल थी या सेब वगैरह थे, उस पे जो है इस सर्दी की वजह से, सर्दी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, तो उनको नुकसान 2000 होने लगा। ये सही बात है मुनज़्ज़ा। जिस तरीके से आज कश्मीर में यहाँ पे धान फसल काटने का सीजन था और उसको उतारने का सीजन था, और उस वजह से जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं उनके वो काफी दुख है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो शाली है वो अभी खेत में कटी हुई है, डली हुई है। तो उस वजह से यहाँ पे सयाहत के लिए एक बड़ी खबर ये है और एक अच्छी खबर है। और जिस तरीके से यहाँ पे आपको हम एक और यहाँ पे नजारा दिखाएंगे, यहाँ पे लोग सयाहत से जुड़े लोग टूरिस्ट आएंगे और वो टूरिस्ट टूरिस्ट गाइड जो है उनके जरिए से ये अफरवट जाएंगे, और अफरवट का जो मंजर है वहाँ पे इससे ज्यादा बर्फ दिखाई दे रही है, वहाँ पे इससे ज्यादा बर्फ जमा है, और इस तरह ये दिखाई दे रही है वहाँ पे इससे ज्यादा बर्फ जमा है। और इस तरह ये कहेंगे कि सयाहत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ रवा मौसम में ये पहली बर्फबारी हुई है और पहले ही हुई है। मगर मेन कश्मीर में जो बारिशों का सिलसिला है वहाँ पे जो एग्रीकल्चर से वाबस्ता लोग हैं उनके लिए दुखी की खबर है, क्योंकि वहाँ पे अब सीजन उतारने का, फल उतारने का जो सीजन है, और उस वजह से वहाँ पे लोग मायूस है। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल, कुछ लोग मायूस हैं, लेकिन सयाहत से जुड़े लोग काफ़ी खुश हैं। सयाही जो वहाँ टूरिस्ट वहाँ आ रहे हैं वो काफ़ी खुश है, और मंज़र भी बहुत खूबसूरत है, और लोग जो है इस मंज़र को देखने के लिए हर साल सफ़र करते हैं कश्मीर का, और यही मंज़र देखने के लिए टूरिस्ट हर बार कश्मीर आना चाहते हैं। बेहद शुक्रिया मुनीर आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ मुल्क में दूध का इनकलाब लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि किस तरह अमूल ने वक्तन फवक्तन मुल्क और बैरून मुल्क में मुकम्मल कामयाबी के साथ अपना पैगाम पहुंचाया है। अमूल अपने प्रोडक्ट्स के हवाले में मामूलात लोगों को के लिए मुनफरिद अंदाज में लाया है। हर अमूल इश्तिहार एक नई कहानी सुनाता है। अमूल एक मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आइए अमूल की एक अनमोल कहानी देखते हैं। अमूल ने अपने एड कैंपेन के जरिए हमेशा कोशिश की कि बात निराले अंदाज में की जाए। अमूल बटर का यह विज्ञापन 1983 में जारी किया गया। विज्ञापन में पहली बार केंद्र सरकार के आम बजट के जरिए संदेश दिया गया।
बजट ने जिस तरह सबको खुश किया, वैसे ही अमूल का मकसद भी सबको हमेशा खुश करना है। संदेश ये भी था कि जो भी अमूल बटर खाता है खुश हो जाता है।